हमारी थी स्पैनिंग ट्री पर स्विचिंग लूप या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म। हमने कहा था कि हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं अगर हमारी स्विचिंग की जो टोपोलॉजी है वो ऐसी हो कि कोई ब्रॉडकास्ट जो हम सेंड कर रहे हैं वही ब्रॉडकास्ट हमें वापस किसी तरह रिसीव हो जाए। ठीक, तो उस स्टॉर्म या लूप को अवॉइड करने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल जिसे हमने डिस्कस किया वो था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, लूप अवॉइडेंस करता है, इसके मैसेजेस जो हैं वो बीपीडीयू हैं और उन्हीं मैसेजेस की बेस पर जो भी कुछ स्पैनिंग ट्री की परफॉर्मेंस है वो बेस करती है। और लूप को डिटेक्ट करने के लिए अपना ही बीपीडीयू जो है अपनी स्विच आईडी के साथ वो सेंड किया जाता है, ताकि अगर वो वापस रिसीव हो तो इसका मतलब यहाँ पर कोई लूप है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री इनेबल होता है तमाम स्विचेस पर, और तमाम स्विचेस में सिस्को नॉन सिस्को सभी हैं तकरीबन। ठीक, जिस स्विचेस में ये प्रोटोकॉल नहीं होता तो वो स्विचेस अवॉइड किए जाते हैं एंटरप्राइज लेवल की नेटवर्किंग में। कोई छोटी मोटी नेटवर्किंग हो जहाँ सिंगल स्विच है या दो स्विचेस हैं तो वहां पर तो आप कोई ऐसा स्विच यूज कर सकते हैं जिसमें ये प्रोटोकॉल ना हो। ठीक, लेकिन कहीं भी एंटरप्राइज लेवल की अगर आप नेटवर्किंग करेंगे तो वहां पर ऐसा कोई स्विच जिसमें स्पैनिंग ट्री ना हो वो यूज करना जो है वो बेवकूफी है। खैर, फिर हमने कहा स्पैनिंग ट्री करता है क्या है। स्पैनिंग ट्री जो है वो पोर्ट्स को ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देता है और ब्लॉकिंग के बाद वो कहता है भाई लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग के नंबर्स हैं। इस सब के दौरान स्पैनिंग ट्री रूट स्विच सिलेक्ट करता है कि मेरे पास जो भी नेटवर्क है उस नेटवर्क में कौन सा स्विच ऐसा है जिसको रूट स्विच बनना चाहिए, और उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्विच आईडी पर होता है, लोवेस्ट स्विच आईडी। और लोवेस्ट स्विच आईडी में दो चीजें होती हैं, एक प्रायोरिटी वैल्यू और एक मैक एड्रेस। फिर ये कहता है कि जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू अगर लोअर होगी तो फिर मैक एड्रेस देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो बाद में आ रहा है। लेकिन अगर प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो सेम है तो फिर किस पे डिसीजन होगा, मैक एड्रेस की बेस पर। ठीक, अच्छा, इसी तरह फिर रूट स्विच डिसाइड करने के बाद स्पैनिंग ट्री डिसाइड करता है रूट पोर्ट्स। और रूट पोर्ट जो है वो होती हैं नॉन रूट स्विचेस पर, और हर नॉन रूट स्विच पर एटलीस्ट वन रूट पोर्ट होना मस्ट है। और एटलीस्ट नहीं, सॉरी, सिर्फ ओनली, मतलब कि एक ही रूट पोर्ट होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ना एक से कम, यानी कि एक रूट पोर्ट मस्ट है, एक ही। फिर उसका पूरा लिंक जो है वो रूट स्विच तक फॉरवर्ड होगा, उसमें कहीं कोई ब्लॉकिंग नहीं आएगी क्योंकि उसी पोर्ट ने जो है रूट स्विच तक पहुंचाना है उस स्विच को। और लोवेस्ट कॉस्ट जो है वो उस पे फैसला होता है। बाय डिफॉल्ट फास्ट इथरनेट की कॉस्ट 19 होती है, गीगा की 4 होती है, और भी जो मतलब आपके पास बैंडविड्थ होती है उनकी डिफाइंड कॉस्ट है। ठीक, और लोवेस्ट नेबर स्विच आईडी दूसरा क्राइटेरिया है, और अगर नेबर स्विच आईडी भी हमारी सेम हो जाए तो फिर पोर्ट आईडी। ठीक, इसके बाद स्पैनिंग ट्री कहता है मुझे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स बताओ। डेजिग्नेटेड पोर्ट्स क्या होती हैं कि वो रूट पे भी हो सकती हैं, नॉन रूट पे भी हो सकती हैं, और तमाम पोर्ट्स जो कि फॉरवर्ड होंगी मगर वो रूट नहीं होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, डेजिग्नेटेड। जैसे रूट स्विच की पोर्ट्स वो फॉरवर्ड होती हैं तो हम उन्हें क्या कह देंगे, डेजिग्नेटेड। ठीक, इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस वही है अगर सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो। ठीक, ये डेजिग्नेटेड जो है ना, अभी मैं पैकेट ट्रेसर की फाइल दोबारा हम उसको ओपन करते हैं और दोबारा कोशिश करता हूँ कि समझा दूं। डेजिग्नेटेड पोर्ट बस वो पोर्ट है जो रूट पोर्ट नहीं है और फॉरवर्ड होनी है, मतलब जिसके फॉरवर्ड होने से लूप क्रिएट होने का कोई खतरा नहीं है। ठीक, क्योंकि ब्लॉक जो है ना वो आपको सिर्फ वही करनी है जिसके फॉरवर्ड होने से लूप का खतरा हो, सिर्फ वो ब्लॉक होगी, उसके सामने वाली जो पोर्ट है वो भी फॉरवर्ड ही होगी। सही है, ब्लॉक बस एक जगह से कर दिया है ना फिर। तो डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो ऐसी पोर्ट जो कि रूट पोर्ट नहीं है मगर उसने फॉरवर्ड होना है तो वो डेजिग्नेटेड होगी। अच्छा, एक रह गया था, क्या बता रही है, ट्री, इसका नाम ट्री प्रोटोकॉल है। ठीक, इसका नाम रिकॉर्डेंस प्रोटोकॉल, जरा बोलने में भी अच्छा लगता है। ठीक, मगर एसटीपी का ये बना है रूट, और रूट से इसने ब्रांचेस निकाली तमाम स्विचेस की, और जो एक्स्ट्रा ब्रांच है उसे कट ऑफ कर दिया ताकि क्या कहते हैं लूप ना आए। ठीक है, तो ये अजीब सी
अजीब सा ट्री मैंने बनाने की कोशिश की थी, तो वो ऐसे ही बना था। तो असल में स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक ट्री बनाना है जो कि रूट से शुरू होगा और वो स्पैन करेगा, मगर कहीं जाकर उसकी दो ब्रांचेस आपस में दोबारा कनेक्ट नहीं होंगी, जहां कनेक्ट हो रही होंगी वहां पे ब्लॉकिंग आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह का मैकेनिज्म क्या कहलाएगा हमारा, स्पैनिंग ट्री। अच्छा, तो स्पैनिंग ट्री हमने जो परफॉर्म किया था कल, जरा हम उसको भी वापस ले आते हैं। तो हमने स्पैनिंग ट्री को मल्टीपल टोपोलॉजीज के साथ देखा था, और उन मल्टीपल टोपोलॉजीज में ये 3 टोपोलॉजीज थी, जिसमें ये पता नहीं एक सिंगल लाइन कहाँ से आ गई एक्स्ट्रा, इसे डिलीट कर दें। डिलीट भी नहीं हो रही, डिलीट। ठीक, तो अब हमारे पास जो है वो एक ये टोपोलॉजी थी, सही। इस टोपोलॉजी में क्या हो रहा था कि भाई अभी ये सब इस तरह से क्यों है, क्योंकि अभी इनके दरमियान क्या चल रहा होगा, प्रोसेस, वही लिसनिंग लर्निंग, एक दूसरे का बीपीडीयू शेयर करेंगे, उसके बाद आगे फॉरवर्डिंग होगी। तो यहाँ क्या हुआ कि ये रूट स्विच है, इसकी दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड है, तो ये क्या कहलाएंगी, डेजिग्नेटेड। ठीक है, फिर ये रूट पोर्ट बन गई। अब रूट पोर्ट के बाद अगर ये फॉरवर्ड होगी ना तो लूप आ जाएगा, इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया, तो यहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं है। ठीक, हुआ इस केस में कि इस केस में ये रूट स्विच बना था हमारा, तो इसकी दोनों पोर्ट्स को हमने क्या कहा, डेजिग्नेटेड। ठीक, जो भी रूट स्विच बन गया क्योंकि उसकी पोर्ट्स फॉरवर्ड है। अच्छा, S3 की ये रूट पोर्ट बनी और S1 की ये रूट पोर्ट बनी यहाँ पे। ठीक, अब पोर्ट नंबर जो है वो मैंने हाइड किए हुए थे, पोर्ट लेबल्स। खैर, तो अब ये पोर्ट जो है और ये दोनों तो ब्लॉक नहीं हो सकती, इनमें से किसी एक को ब्लॉक होना है। तो अब इन दोनों के दरमियान जो है वो फैसला होने के लिए कि कौन डेजिग्नेटेड बनेगी और फॉरवर्ड होगी, वही सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, कॉस्टिंग वाला। तो इसकी कॉस्ट कम निकली तो ये डेजिग्नेटेड बन गई, उसकी कॉस्ट ज्यादा निकली 19, तो वो ब्लॉक हो गई। दूसरा, ये क्यों डेजिग्नेटेड बनी, क्योंकि ये रूट पोर्ट के साथ थी। तो हमने कहा था रूट पोर्ट का जो रास्ता है वो ब्लॉक नहीं हो सकता। कि जिसने फॉरवर्ड होना है, ठीक है, और उसका हम कोई नाम नहीं दे सकते क्योंकि रूट पोर्ट तो एक ही कहलाएगी ना, इसमें ये नहीं हो सकती, दो रूट पोर्ट्स नहीं हो सकती, तो इसलिए उसे क्या कह रहे हैं, डेजिग्नेटेड। ठीक, सिमिलरली यहाँ इस केस में भी यही हुआ। अब इस केस में क्या हुआ कि ये हमारा रूट स्विच बना। ठीक, तो इसकी ये रूट पोर्ट, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी, इन सब की तो सिंपल है। इसमें मसला होगा S1 का कि दो रास्ते हैं, तो ये वाली रूट पोर्ट हो जाएगी, इस तरह S4 की भी ये रूट पोर्ट हो जाएगी। अब S2 को बचा मसला कि S2 की रूट पोर्ट कौन सी होगी। ठीक, तो उसने कहा कि भाई ये वाली मैं रूट बनाऊंगा। जब ये रूट बनी तो इसके सामने वाली पोर्ट क्या हो गई, डेजिग्नेटेड हो गई। ठीक, इसको और इसमें किसको ब्लॉक होना चाहिए था, वो किस पे फैसला हुआ, कॉस्ट पे। इसकी कॉस्ट यहां से कम थी, उसकी कॉस्ट ज्यादा थी, सिंपल। ठीक, अगर ये कोई ऐसा सिनेरियो होता कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये जो है लिंक, ये गीगा होता और ये लिंक भी गीगा होता, ठीक है, ये दोनों लिंक, तो क्या होता कि इसकी कॉस्ट होती 19 और यहां से इस पोर्ट की कॉस्ट का अकाउंट होती 4 और 4 8, तो ये फॉरवर्ड हो जाती डेजिग्नेटेड और ये ब्लॉक हो जाती। ठीक, क्लियर है ये। अच्छा, अब हम जो है इसको डिलीट कर दें क्योंकि ऐसा है नहीं। ओके, सो स्पैनिंग ट्री कल हमने चेक किया और हमने यहाँ पर जो है वो कमांड दी रूट स्विच पर आकर, और रूट स्विच को हमने कहा कि आप जो हो वो, सॉरी इस वाले को नहीं छेड़ते, ये वाला ज्यादा आसान है, सही। मगर इस वाले में मैंने गड़बड़ बहुत की हुई है, नई टोपोलॉजी बना लूं, कौन सा मेरे पैसे लग रहे हैं, स्विच खरीदना थोड़ी है मुझे। कंट्रोल शिफ्ट बी, और हम यहाँ एक, दो, तीन स्विचेस ले आए, ठीक है, वही ट्रायंगल वाली टोपोलॉजी, और हमने इनको आपस में
कनेक्ट कर दिया। और हमने क्या करना है इसके बाद, जरा जगह रखनी है ताकि हम जो कुछ लिखें वो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत नजर आए। और पोर्ट लेबल्स ओपन करने, क्योंकि पोर्ट अब हमें होगा। और हमने इन्हें नाम देना है, तो इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल SW -1। -1 शायद नहीं होगा ना, SW-2 और SW-3। ठीक, इसके साथ सौतेलापन क्यों, इसका भी W जो है वो कैप्स में करते हैं। अगला काम क्या करना है यहाँ पे, ट्रंकिंग। ठीक, जब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी होगी तो वो क्या होगी, ट्रंकिंग होगी, तो ये वाला 3 होगा। तो हम SW1 के पास आते हैं, और SW1 से क्या कहना है हमें कि एक तो आपका नाम, SW1, ठीक। और SW1 आपके दो इंटरफेस, कौन कौन से इंटरफेस, FA01 और 2, दोनों को हमें क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक, तो जैसे ही हमने ये ट्रंकिंग की तो ये अप डाउन हुआ और हमें मालूम है कि ये दोनों पोर्ट्स इन द एंड ट्रंक हो जाएंगी। ठीक, अब हमें भरोसा है। और अगर हम इसे चेक करना चाहें तो शो इंटरफेस ट्रंक, तो शो इंटरफेस ट्रंक में हमें नजर आ रहा है कि भाई 1 और 2 ट्रंक हो गई। ठीक, फिर हम आते हैं SW2 के पास, और SW2 से आके कहते हैं कि एक तो आपका नाम 2, और क्या होगा, इंटरफेस FA02, सिर्फ एक इंटरफेस को ही ट्रंक करेंगे, सामने से ट्रंक हो जाएगी। तो शो इंटरफेस, सॉरी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक, तो ये भी ट्रंक हो गई, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब अगला काम क्या है, सही है, मैं थोड़ा साइड में जाऊँ। अच्छा, अगला काम क्या है कि भाई अब हमें हाँ, तो हम SW3 के पास आते हैं और इसको भी सेट कर देते हैं, नाम, सिर्फ नाम चेंज करना है, ट्रंकिंग तो हो गई होगी, 3 और 3। और इससे पूछ लेते हैं एहतियातन के ट्रंकिंग में कोई इशू तो नहीं, तो इसकी दोनों पोर्ट्स ट्रंक हैं 1 और 2। अब जब हमारी ट्रंकिंग हो गई, और ट्रंकिंग होने के बाद क्या लग रहा है कौन होगा रूट स्विच, VTP काम करना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रंक VTP है ही ये काम करने के लिए, जब ट्रंकिंग होगी तो VTP काम करेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब रूट स्विच कौन लग रहा है, कौन होना चाहिए रूट स्विच, स्विच 3 होना चाहिए रूट स्विच। तो हम स्विच 3 से पूछ लेते हैं कि भाई अपना स्पैनिंग ट्री का अहवाल सुनाओ। तो इसने कहा भाई मेरा जो स्पैनिंग ट्री है उसमें लिखा है दिस ब्रिज इज द रूट, यानी मैं ही रूट हूँ। ठीक है, मैंने कहा गुड है। अच्छा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कल भी मैंने ऐसे ही हाईलाइट किया था कि VLAN 1 लिखा आ रहा है 1 के लिए, सही। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ आऊं और मैं मल्टीपल VLANs क्रिएट कर दूं, VLAN 10, VLAN 20, सही, नाम की जरूरत नहीं है अभी, मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए ना, ठीक है, नाम मैंने कहा था ऑप्शनल है। तो स्विच 3 के पास मैंने कहा भाई 2 VLAN और आ गए, VLAN 10 और VLAN 20। अब मैं स्विच 1 के पास आया, स्विच 1 से मैंने कहा तुम्हारे पास भी 2 VLAN और आने चाहिए, VLAN 1 और VLAN 20। और स्विच 2 से आके मैंने कहा कि भाई आपके पास भी 2 VLAN आएंगे, VLAN 10 और VLAN 20। क्या एग्जिट नहीं होगा,
वो जरूरी नहीं है, आप उसी के ऊपर चलाएंगे तो वो काम कर जाएगी। अगर देखो होती ना एग्जिट होने वाली चीज, तो वो मुझे एरर दे देता है कि ये कमांड यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन उसने एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब कि कमांड काम कर गई और वीलेंस क्रिएट हो गए 10 और 20। ठीक। अब जब स्विच 2 के पास वीलेंस क्रिएट हो गए, तो मैंने इससे कहा कि भाई शो स्पैनिंग ट्री। तो अब इसने मुझे कहा भाई अब स्पैनिंग ट्री सिर्फ वीलेन 1 वाला नहीं दिखाऊंगा मैं आपको स्पैनिंग ट्री दिखाऊंगा वीलेन 1 का अलग। ठीक। फिर उसके बाद वीलेन 10 का अलग, और इसी तरह आप मोर करोगे तो वीलेन 20 का अलग। तीनों वीलेंस की अलग अलग इंफॉर्मेशन शो कराऊंगा। दिखने में आपको वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेम लगेगी, उसमें एक लेटर का भी डिफरेंस यहाँ पे नजर शायद ना आए सिवाय एक लेटर के। वो ये है कि यहाँ आ रहा है 327778, और यहाँ आ रहा है 327, सॉरी वहां 778 है, यहाँ 7 है। ठीक। वो किस वजह से, वो इस वजह से कि भाई 6 8 जो मैंने बताई थी ओरिजिनल प्रायोरिटी, उसमें नंबर 10 ऐड हो गया और यहाँ पे 20 ऐड हो गया। ठीक। तो ये प्रायोरिटी वैल्यू का थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ नजर आ रहा है, बाकी उसके अलावा सब कुछ क्या है, सेम है। इस तरह मैं SW3 के पास आऊं और इससे कहूं शो वीलन ब्रीफ, सॉरी, तो इसके पास भी वीलेंस आ गए, और फिर शो स्पैनिंग ट्री। तो इसके पास भी स्पैनिंग ट्री में क्या है, कह रहा है भाई ये वीलन 1 की इंफॉर्मेशन है, वीलन 1 के लिए भी मैं रूट हूं और मेरी फोर्स फॉरवर्ड है। सही। नीचे वीलन 10 की इंफॉर्मेशन है, उसके लिए भी मैं ही रूट हूं और ये दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड हैं। वीलन 20 में भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं ही रूट हूं और सारी पोर्ट्स फॉरवर्ड है। तो वीलन 1 हो या वीलन 10 हो या वीलन 20, तीनों वीलेंस के लिए सेम बिहेवियर यहाँ पे शो हो रहा है और हमें नजर आ रहा है। और ये पोर्ट अगर ब्लॉक होगी, हम स्विच 1 से आके पूछेंगे कि तुम्हारे पास इस वक्त इस पोर्ट का क्या स्टेटस है, कौन सी पोर्ट, FA01। ठीक। तो कंट्रोल Z, शो स्पैनिंग ट्री। तो वीलन 1 में भी ये ब्लॉक है FA01, वीलन 10 में भी FA01 ब्लॉक है, और वीलन 20 में भी FA01 ब्लॉक है। यानी ना वीलन 1 का डाटा यहां से जाएगा, ना 10 का, ना 20 का। सही। तो तीन अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें क्यों शो हो रही है भाई, एक ही शो हो जाती, एक साथ एक हेडिंग आ जाती, वीलन 1 10 20, और सबके अंदर ये सब कुछ है। तो हुआ कुछ यूं कि सिस्को ने कहा कि एक तो सादा स्पैनिंग ट्री जो है ना, जो हमने पढ़ा पीछे, ठीक है, नॉर्मल स्पैनिंग ट्री, सिस्को ने उसको ना मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके सिस्को ने अपना एक स्पैनिंग ट्री बनाया जिसे उसने कहा PVST, पर वीलन स्पैनिंग ट्री। ठीक। और ये जो PVST है, पर वीलन स्पैनिंग ट्री, ये सिस्को के स्विचेस में बाय डिफॉल्ट होता है। यानी बाय डिफॉल्ट सिस्को का स्विच क्या कर रहा होता है कि हर वीलन के लिए अलग स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस रन करता है, हर वीलन के लिए एक डिफरेंट स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस जो है वो रन होता है। ठीक। इसका मतलब कि स्विच 1 जब BPDUs भेजेगा, तो एक BPDU नहीं भेजेगा बल्कि 3 भेजेगा, अभी हमारे केस में, क्योंकि 3 वीलैंस हैं। अगर 100 वीलैंस होंगे तो 100 BPDUs भेजे जाएंगे। ठीक। तो अगर 100 BPDUs भेजे जाएंगे, तो ये तो हमें लग रहा है कि बिला वजह का एक रिसोर्स एग्जॉस्शन प्रोसेस है, कि बिला वजह रिसोर्स यूटिलाइज होंगी हमारी। जब जाहिर सी बात है वो 100 BPDUs बनाएगा तो प्रोसेसिंग यूज होगी, अगले वो रीड करेंगे तो प्रोसेसिंग यूज होगी, बैंडविड्थ भी थोड़ी सी कंज्यूम होगी, थोड़ा सा हमें लग रहा है ऐसा। ठीक। तो सिस्को ने आखिर ऐसा क्यों किया, पर भी अच्छा, सिस्को कहता है जो सादा बिल्कुल स्पैनिंग ट्री है ना, सिंगल इंस्टेंस वाला, वो हमारे स्विचेस पे होगा ही नहीं, मतलब आप करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। यानी मैं सिस्को के स्विच को आके कह नहीं सकता कि नहीं भाई सिंगल इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री चलाओ। जब मल्टी कर दिए तो क्या काम कर रहा है, पर वीलन स्पैनिंग ट्री।
ठीक। अब सिस्को अगर ये कह रहा है कि भाई पीवीएसटी ही होगा हमारे स्विचेस में, और अपने स्विचेस को भी लोड दे रहा है एक्स्ट्रा, और अपनी थोड़ी बहुत जो ये बैंडविड्थ है उस पर भी एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, तो इसका कोई ऐसा फायदा होना चाहिए ना कि जो जस्टिफाई करे। समझ आई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है कि भाई ये जो एक्स्ट्रा लोड दिया जा रहा है, ये लोड जो है इससे कोई ऐसा बेनिफिट हो कि जो ये जस्टिफाई करे कि हाँ ये लोड देना सही है। ठीक। तो सिस्को ने कहा यार पुराने स्पैनिंग ट्री में ना आपको एक मसला आया था। क्या मसला आया था? कि आपके पास रिडंडेंसी थी, लोड बैलेंसिंग नहीं थी। आपका ये लिंक परमानेंट क्या है, डाउन है, यहां से कोई डाटा नहीं गुजर रहा। स्विच 2 के यूजर ने स्विच 1 के यूजर से कम्युनिकेशन करनी है तो वो स्विच 3 से ही होके जाएगी। सही। सिस्को ने कहा अगर पर वीलन स्पैनिंग ट्री यूज करोगे ना, लोड बैलेंसिंग मिल सकती है। मतलब आपका ये लिंक भी यूटिलाइज हो सकता है। कैसे? अभी इस वक्त इस सूरत में क्या है कि स्विच 3 रूट स्विच है, किसके लिए? 1, 10, 20 तीनों के लिए। ऐसा ही है। ठीक। अगर मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से ये पोर्ट क्या है, ब्लॉक है तीनों के लिए। अगर मैं ऐसा करूं स्पैनिंग ट्री में कि स्विच 3 को कहूं कि सही है तुम एक काम करो, रूट स्विच रहो सिर्फ और सिर्फ वीलैन 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम रूट स्विच चेंज कर सकते थे। कैसे? प्रायोरिटी वैल्यू से, या वो रूट प्राइमरी वाली कमांड। ठीक। और स्विच 1 से कहूं कि भाई आप रूट स्विच बन जाओ वीलैन 10 के लिए, और स्विच 2 को कहूं कि आप रूट स्विच बन जाओ वीलैन 20 के लिए। तो इससे क्या होगा कि जब ये रूट स्विच बनेगा वीलैन 10 के लिए, इसका मतलब वीलैन 10 के लिए कम से कम ये दो लिंक लाजमी फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि ये रूट स्विच के लिंक के फॉरवर्ड होंगे 10 के लिए। जब ये वीलैन 20 के लिए रूट स्विच बनेगा तो रूट ये दोनों लिंक लाजमी फॉरवर्ड होंगे, और जब ये 1 के लिए रूट स्विच बनेगा तो ये दोनों लिंक लाजमी फॉरवर्ड होंगे। ठीक। इसका मतलब कि जब ये रूट स्विच है वीलैन 10 के लिए, तो ये वाला जो लिंक है, मैं लिख सकता हूं कि इस वाले लिंक से कौन सा डाटा नहीं गुजरेगा, वीलैन 10 का। क्यों वीलैन 10 का नहीं गुजरेगा? क्योंकि सामने ये दोनों लिंक 10 के लिए फॉरवर्ड हो गए ना भाई। अभी कोई भी डाटा हो एक्स वाई, ये भी तो लोकल लैन पे बात हो रही है ना। लैन में हमारे वीलैंस हैं। ठीक है, अभी लोकल लैन में हमारे वीलैंस हैं। तो ये ब्लॉक हो गई किसके लिए? 10 के लिए, वीलैन 10 के लिए। ये ब्लॉक हो जाएगी वीलैन 1 के लिए, और ये ब्लॉक हो जाएगी वीलैन 20 के लिए। थ्योरेटिकली हमें ये लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसे अंदर ले आऊं ताकि ये ज्यादा बेहतर लगे। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब ये वीलैन 1 के लिए ब्लॉक है तो इसका मतलब वीलैन 1 वाले यूजर्स ये दोनों लिंक यूज करेंगे। जब 20 के लिए ये ब्लॉक है तो वीलैन 20 वाले यूजर्स ये दोनों लिंक यूज करेंगे। जब 10 के लिए यहां से रास्ता नहीं है तो 10 वाले यूजर्स ये दोनों लिंक यूज करेंगे। यानी कि तीनों वीलैंस जो हैं वो दो दो लिंक्स यूज करेंगे, उनके लिए एक एक लिंक ब्लॉक होगा, तो लोड बैलेंसिंग मिल गई हमें कि ये लिंक बिल्कुल फारिग नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ वीलैन 1 का डाटा नहीं जाएगा, 10 और 20 दोनों का जाएगा। सही। इस तरह ये लिंक जो है यहाँ से सिर्फ वीलैन 20 का डाटा नहीं जाएगा, 10 और 1 दोनों का जाएगा। यहाँ से सिर्फ 10 का डाटा नहीं जाएगा, 1 और 20 दोनों का जाएगा। तो हर लिंक जो है वो दो दो वीलैंस को फॉरवर्ड करेगा, तो इसका मतलब हर लिंक यूटिलाइज होगा। तो क्या मिल गई हमें? एक तरह से लोड बैलेंसिंग। सही। अब इसको प्रूफ कैसे करें? आसान है, स्विच 1 के पास आऊंगा,
स्विच 1 को आके क्या कहना है? स्पैनिंग ट्री VLAN 10। VLAN 10 के लिए क्या हो जाओ तुम? रूट। सही। तो ये स्पैनिंग ट्री, ये VLAN 10 के लिए रूट हो गया। अब मैं स्विच 2 के पास आया, स्विच 2 को आके क्या कहना है? स्पैनिंग ट्री VLAN 20। VLAN 20 के लिए रूट हो जाओ। ठीक। अब मैं स्टेटस चेक करूं बारी बारी, यानी सबसे पहले स्विच 1 के पास आए और स्विच 1 से कहें अपना स्टेटस बताओ। तो शो स्पैनिंग ट्री में वो कह रहा है भाई VLAN 1 के लिए मैं रूट नहीं हूं। सही। और VLAN 1 के लिए मैं अपनी पोर्ट नंबर 1 ब्लॉक कर रहा हूं। तो मैंने कहा था ना ये VLAN 1 के लिए ब्लॉक होगा रास्ता। सही। और 2 के लिए फॉरवर्ड, ओ सॉरी 1 के लिए मेरा ये लिंक फॉरवर्ड है। इस तरह VLAN 10 के लिए हमने इसे रूट बनाया था। ऊपर 1 की इंफॉर्मेशन थी, 1 के लिए इसकी पोर्ट नंबर 1 ब्लॉक है। समझ आई? VLAN 1 के लिए ये ब्लॉक है, B1 का मतलब VLAN 1 के लिए ब्लॉक है। पोर्ट नंबर 1 कौन सी? इस स्विच की, स्विच 1 की। VLAN 10 के लिए ये दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये लिसनिंग में आ गई, लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग, यानी VLAN 10 के लिए, क्योंकि ये रूट स्विच है। अब और VLAN 20 के लिए रूट स्विच नहीं है, तो VLAN 20 के लिए इसकी कौन सी पोर्ट ब्लॉक हो गई? पोर्ट नंबर 2। यानी कि ये एक VLAN का डाटा, सॉरी यहां से दोबारा से देख लो, पोर्ट नंबर 1 पे गौर करो। सबसे पहले VLAN 1 के लिए पोर्ट नंबर 1 ब्लॉक है। VLAN 10 के लिए पोर्ट नंबर 1 फॉरवर्ड है। और VLAN 20 के लिए भी पोर्ट नंबर 1 फॉरवर्ड हो जाएगी, क्योंकि लिसनिंग में आ गई। तो लिसनिंग लर्निंग फॉरवर्डिंग हो जाएगी, ब्लॉक तो उधर हो गई। ठीक। अगर हम देखें तो अब तक वो फॉरवर्डिंग हो गई होगी। VLAN 1 के लिए पोर्ट नंबर 1 ब्लॉक, VLAN 10 के लिए पोर्ट नंबर 1 फॉरवर्ड, और VLAN 20 के लिए भी पोर्ट नंबर 1 फॉरवर्ड। तो दो VLANs का डाटा जा सकता है वहां से। इस तरह पोर्ट नंबर 2, VLAN 1 के लिए पोर्ट नंबर 2 फॉरवर्ड, VLAN 10 के लिए भी पोर्ट नंबर 2 फॉरवर्ड, मगर VLAN 20 के लिए पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक। ये इसका यहां से बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि यहां से सिर्फ और सिर्फ कौन सा डाटा गुजरेगा? 10 और 20 का। और यहां से गुजरेगा 1 और 10 का। तो इसके दोनों लिंक्स काम कर रहे हैं दो विलन्स के लिए। स्विच टू, अब स्विच टू किस? तो VLAN 1 के लिए क्या हो रहा है? ये 1 और 2 दोनों फॉरवर्ड हैं 1 के लिए। ठीक। मगर चूंकि वहां से 1 के लिए वो ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे VLAN 1 का डाटा तो नहीं जा सकता, उसको रिसीव नहीं होगा। मतलब VLAN 1 का, क्योंकि VLAN 1 के लिए यहाँ से ये पोर्ट ब्लॉक है। तो अगर ये फॉरवर्ड कर भी दे तो भी डाटा तो नहीं जा सकता, क्योंकि 1 के लिए ये ब्लॉक है। ठीक। क्लियर है ये? अच्छा, 10 के लिए क्या होगा? 10 के लिए वो कह रहा है पोर्ट नंबर 1 जो है VLAN 10 के लिए, पोर्ट नंबर 1 फॉरवर्ड है, यानी 10 का डाटा यहां से जा सकता है, मगर ये ब्लॉक है। तो ये आ गई ब्लॉक VLAN 10 के लिए। और VLAN 20 के लिए तो फॉरवर्ड होगी, क्योंकि VLAN 20 के लिए रूट स्विच है। तो VLAN 20 उसके लिए ये रूट स्विच है, तो दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड है।
दिस ब्रिज इज द रूट भी लिखा आ रहा है। इसमें ये बन रहा है, हाँ बन रहा है फॉरवर्डिंग में कर रहा है और किसी के साथ इसका मतलब वो आपका किसी के डेटा साथ रुकेगा नहीं, forward। यहाँ से आए तो वहां से दिखा रहेगा। एग्जैक्टली अब डेटा रुकेगा नहीं, सिस्टम चलता रहेगा। डेटा चलता रहेगा भले सिस्टम आपकी कोई लाइन टूट जाए। बिल्कुल, और लोड बैलेंसिंग भी आपको मिल रही है। कोई लोड भी कम लिंक है, ऐसा नहीं है जहां किसी पे भी एक सिम पे कंप्लीट लोड नहीं ब्लॉक आएगा, हो। हर लिंक पे कुछ ना कुछ फॉरवर्ड होता हो रहेगा। रहा है, तो उससे आपके पास परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। जा सकती है, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर VLAN 1 यहाँ से ब्लॉक है तो VLAN 1 वालों को फिर घूम के ही जाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 10 और 20 वाले डायरेक्ट जा सकेंगे। इस तरह VLAN 20 अगर यहाँ ब्लॉक है तो 20 वालों को घूम के आना पड़ेगा, मगर 1 और 10 वाले डायरेक्ट आ सकते हैं। 10 यहाँ ब्लॉक है तो 10 वाले यूजर्स को जो है वो यूं घूम के आना पड़ेगा, मगर 1 और 20 वाले डायरेक्ट जा सकते हैं। सही है, तो एटलीस्ट आपके पास लोड बैलेंसिंग आ गई कि तीनों लिंक्स यूज हो रहे हैं। वही वाली कहानी कि हमने अगर ये 2 लिंक लगाए थे तो 2 लगाने से क्या हो रहा था इशू, के भाई ये नीचे वाला लिंक परमानेंट ब्लॉक है ना। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई 2 लिंक मेरे मौजूद है, मुझे एक फास्ट इथरनेट एक फास्ट इथरनेट, मुझे 200 MB मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 100 MB। तो अगर मेरे यहाँ 10 VLAN हो, 5 VLANs को मैं ऊपर से गुजारूं, 5 को नीचे से गुजारूं, तो मुझे लोड बैलेंसिंग मिल जाएगी। ठीक, उसके लिए क्या करना होगा कि 5 VLANs के लिए ऊपर वाली पोर्ट रूट पोर्ट और 5 VLANs के लिए नीचे वाली पोर्ट रूट पोर्ट, क्योंकि हम हर VLAN के हिसाब से स्पैनिंग ट्री को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अलग अलग। मुझे अगर पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है तो मैं इंटरफेस पे आया, फॉर एग्जांपल FA02 को मुझे रूट पोर्ट बनाना है, तो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 के लिए रूट पोर्ट बन जाओ तुम। कॉस्ट कम कर दूं, ठीक, फॉर एग्जांपल का है मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता वो ट्रायंगल वाली टोपोलॉजी में क्या होगा, लेकिन यहां मैं कर सकता हूं कि FA01 अभी रूट है। सही, क्यों रूट थी, क्योंकि हमने इसकी कॉस्ट कम कर दी थी 2। अगर मैं कह रहा हूँ 10 VLAN हो तो 5 VLANs के लिए मैं कॉस्ट 2 रखूं, और यहाँ पे 5 VLANs के लिए मैं बाकी की कॉस्ट 1 कर दूं, तो उससे लो हो जाएगी 2 से। मतलब कॉस्ट से खेलूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लोड बैलेंसिंग। तो सिस्को कहता है कि भाई अगर हम आपको ये दे रहे हैं ना पर VLAN स्पैनिंग ट्री, तो उससे आप क्या अचीव कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग। ठीक, क्लियर है ये, समझ में आ गई कहानी। तो सिस्को ने कॉम्प्लेक्स तो किया, मगर उस कॉम्प्लेक्सिटी का आप फायदा उठा सकते हैं कि आप लोड बैलेंसिंग अचीव कर सकते हैं। यानी अगर एडमिनिस्ट्रेटर इतना अक्लमंद हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वो अचीव कर पाएगा। अदरवाइज तो उसकी ये लिंक हमेशा ब्लॉक ही रहेगा, क्योंकि वो स्पैनिंग ट्री को छेड़ेगा ही नहीं। बाय डिफॉल्ट जो स्पैनिंग ट्री चल रहा है चल रहा है। समझ आई कहानी, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, पर VLAN स्पैनिंग ट्री आ गया। अब हम जो है वो वापस लेक्चर पे आते हैं यहाँ, और यहाँ जो है वो हम ये ले आते हैं लेक्चर, जिसमें बाकी बातें लिखी हैं थियोरिटिकल। लेक्चर नंबर 9, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 9 जो है, इसमें सबसे पहली बात क्या आई, सबसे पहली बात आई ये स्पैनिंग ट्री के वर्जन्स। कल हमने एक वर्जन देखा था स्टैंडर्ड,
ठीक है, जो कि मैंने कहा कि डायरेक्टली सिस्को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो वर्जन लोड बैलेंसिंग नहीं दे रहा। सिस्को ने क्या किया? पीवीएसटी बनाया, पर वीलन स्पैनिंग ट्री। पर वीलन स्पैनिंग ट्री हमें क्या दे रहा है? लोड बैलेंसिंग दे रहा है। फिर स्पैनिंग ट्री का एक और वर्जन है आरएसटीपी। आरएसटीपी है रैपिड स्पैनिंग ट्री। ठीक, 50 सेकंड जो है वो जो हमारे पास अभी हमें यहाँ पे फील हो रहे थे कि अगर फॉर एग्जांपल ये स्विच 1 है और स्विच 1 की पोर्ट नंबर 2 डाउन हो जाती है, इंटरफेस FA02 शट डाउन, और शट डाउन होने के बाद दोबारा नो शट डाउन होती है, तो अब ये लग रहे हैं तकरीबन 30 सेकेंड्स। तो वो 80s के जमाने में तो सही था भाई, 30 to 50 सेकेंड, या 90s में भी, लेकिन आज के दौर में इतना टाइम जो है वो बहुत ही लॉन्ग लगता है आपको। मतलब इतनी देर के लिए अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और नेट कनेक्ट ना हो तो बड़ा अजीब लगता है। ठीक, तो इसलिए जो है वो फिर नया वर्जन आया आरएसटीपी। आरएसटीपी क्या है? रैपिड स्पैनिंग ट्री है। उसमें कुछ चेंजेस की गई कि जिससे स्पैनिंग ट्री जो है वो क्या हो जाए? फास्ट हो जाए। तो आरएसटीपी जो है वो काम वैसे ही करता है, उसमें भी हम देखेंगे तो वैसे ही रूट पोर्ट, रूट स्विच और क्या कहते हैं ये चीजें होती हैं। ठीक, और आरएसटीपी कॉन्फ़िगर करना कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे स्पैनिंग ट्री मोड, और यहाँ पे आ रहा है रैपिड पीवीएसटी। ठीक, स्पैनिंग ट्री का मोड चेंज कर रहा है ना, मतलब स्पैनिंग ट्री का वर्जन। ठीक, अच्छा यहाँ पे ना रैपिड क्या लिखा हुआ आ रहा है? रैपिड स्पैनिंग ट्री पर वीलैन वाला। ठीक है, रैपिड पीवीएसटी पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। तो रैपिड पीवीएसटी क्या है? रैपिड पीवीएसटी वही चीज है जो सिस्को ने एसटीपी के साथ किया। एसटीपी आया स्टैंडर्ड, ठीक, सिस्को ने उसके साथ क्या किया? पीवीएसटी बना दिया उसे मॉडिफाई करके। फिर आरएसटीपी आया स्टैंडर्ड, इसमें भी लोड बैलेंसिंग नहीं थी, तो सिस्को ने इसे भी मॉडिफाई करके क्या बना दिया? रैपिड पीवीएसटी या पीवीएसटी प्लस। ठीक है, लोड बैलेंसिंग देने के लिए। तो अब हम रैपिड पीवीएसटी कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो कुछ करना, सिर्फ मुझे यहाँ के कहना है स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी, मतलब ये वही आरएसटीपी है मगर सिस्को वाला आरएसटी, मतलब सिस्को का मॉडिफाइड वर्जन है रैपिड पीवीएसटी आरएसटीपी। स्विच 1 को भी मैंने आरएसटीपी कर दिया, 2 को भी कर देता हूं मोड आरएसटीपी या रैपिड पीवीएसटी, और स्विच 3 को भी स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी। ठीक, अब जब ये तीनों हो गए तो फिर उसके बाद जो है वो मैं स्विच 3 पे मौजूद हूँ फॉर एग्जांपल, और स्विच 3 से मैं कहता हूँ कि भाई आपका एक इंटरफेस है। नेट स्लो है? ये स्क्रीन यहाँ पे पॉज हो गई है, अब आई है। अच्छा, आवाज भी आपकी ब्रेक हो रही है। आवाज भी ब्रेक हो रही है यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आप इतना तो मतलब सेटअप कर लिया है। तो स्क्रीन बुलाना है, पड़ेगा। स्क्रीन हैंग हो जाती है आपकी। अच्छा, चलो देखूंगा मैं ना नेटवर्क का, भी नेटवर्क किसी तरह ना यही आ जाए। खैर अभी सही है, बेहतर है। जी अब आ गई है स्क्रीन वापस। चलो ठीक है, तो हमने जो है वो मोड चेंज किया है, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी तीनों स्विचेस पर। तो इंटरफेस FA01 को अब हम क्या करेंगे? शट डाउन और नो शट डाउन। तो अब की बार कोई टाइमर लगा? पता चला तुम लोगों को शट डाउन नो शट डाउन हो गया? मतलब ये शट डाउन, ये FA01, इस पे गौर करना है। ये लिंक डाउन हो गया, ठीक, और नो शट डाउन अप हो गया। तो स्पैनिंग रैपिड क्या हो गया? 3 to 5 सेकेंड्स इन्होंने कहा है। तो मतलब अब क्या होगा कि अब आपकी जो कन्वर्जेंस है, यानी अगर कोई लिंक डाउन होता है और नया लिंक अप होता है
तो वो काम आपका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ के चेक करूं शो स्पैनिंग ट्री कि भाई स्पैनिंग ट्री में क्या चेंजेस आई, तो उसने कहा स्पैनिंग ट्री में भाई एक तो चेंज आया है कि अब RSTP आ गया है, रैपिड स्पैनिंग ट्री। ठीक, और प्रायोरिटी वैल्यू वैसी ही आ रही है 32768। उसी तरह से जो है वो टाइमर्स हैं, उसी तरह डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड पोर्ट्स हैं, वही कॉस्ट है। इस स्विच को हमने किसके लिए रूट बनाया था, VLAN 1 के लिए, तो VLAN 1 के लिए यही रूट है, स्विच 3। ठीक, यानी कि ये जो आउटपुट है स्पैनिंग ट्री वाला, इसमें कोई चेंज नहीं आया सिवाय इसके के रैपिड हो गया। ठीक, क्लियर है ये। तो यहाँ पर एक चेंज जो है वो हमें नजर आना चाहिए, वो हमें क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम स्विच 3 के पास हैं। अगर हम स्विच 1 के पास आते हैं तो यहाँ एक चेंज और नजर आएगा, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक, तो FA01 जो है वो ब्लॉक है और ऑल्टरनेटिव पोर्ट है। ठीक, ऑल्टरनेट किसकी, रूट की, कि अगर रूट डाउन हुआ तो इसने रूट बन जाना है, तो इस वजह से थोड़ा फास्ट रहता है कि अब इसमें ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि ऑल्टरनेट पोर्ट जो है ये बना के रखता है। ठीक, क्लियर है ये। अच्छा, उसके बाद सिस्को जो है उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके बाद ओपन स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल आया MST, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। ये जो है स्टैंडर्ड है और ये लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सबसे लेटेस्ट प्रोटोकॉल है स्पैनिंग ट्री का। तो सबसे पहले STP आया स्टैंडर्ड, सिस्को ने कहा नहीं हमारे लिए नहीं चलेगा, हम बनाएंगे PVST ताकि लोगों को लोड बैलेंसिंग मिले। फिर स्पैनिंग ट्री का अपडेटेड वर्जन आया RSTP भी सिस्को ने कहा नहीं हम नहीं चलाएंगे, हम अपना बनाएंगे रैपिड ताकि लोड बैलेंसिंग मिले लोगों को। लेकिन फिर जब MST आया तो MST ने कहा कि भाई मैं दे रहा हूँ लोड बैलेंसिंग, इसलिए सिस्को को इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं आई पेश। ठीक, तो MST में जो है वही VLAN बेस्ड लोड बैलेंसिंग जो है वो मौजूद है, कि आपके पास जो है वो आप मल्टीपल VLANs का ग्रुप बना के पूरी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। सही, तो ये लेटेस्ट है। तो ये आपको लेटेस्ट डिवाइसेस में मिलेगा। जैसे अभी हमने जो डिवाइस पैकेट ट्रेसर में देखी उसमें हमें MST नजर नहीं आया। ठीक, तो ज्यादा पुराना प्रोटोकॉल नहीं है ये। अच्छा, तो PVST सिस्को प्रोप्राइटरी, हर VLAN का अपना STP स्टैंस और लोड बैलेंसिंग जो है वो अचीव हो सकती है, ये हमने देख लिया। सही, उसके बाद जब STP आया था ना, RSTP से पहले ही, तो चूंकि STP स्लो था तो सिस्को ना दो ऑप्शंस लाया था STP के लिए, जिसे हम कहते हैं STP पोर्ट फास्ट और VPDU कार्ड। ठीक, तो सिस्को ने कहा कि यार STP नहीं था, तो STP को कैसे फास्ट करें, उसके लिए वो ये ऑप्शंस लाया था। अब इन ऑप्शंस को अप्लाई करके देखते हैं हम। इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन ऑप्शंस को अप्लाई करने के लिए फॉर एग्जांपल ये स्विच यहाँ कोने में पड़ा हुआ है ना, मैं इसे यूज कर लेता हूँ। कैसे यूज करता हूँ कि मैं यहाँ पर लाता हूँ एक अदद PC, और इस PC को मैंने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद पोर्ट अप नहीं हुई। क्यों अप नहीं हुई, नहीं नहीं, अब भी ये जवाब नहीं दोगे तो कब दोगे भाई, ये पोर्ट अप क्यों नहीं हुई, नहीं आईपी अब होगी। सिस्टम को। अरे ये पोर्ट अप क्यों नहीं हो रही भाई, FA02 स्विच की पोर्ट अब हो गई। स्पैनिंग ट्री यार, स्पैनिंग ट्री, वही तो वो है स्पैनिंग ट्री इसमें अभी पुराना वाला। हाँ ना, तो यही तो, तुम लोग भूल गए इतनी जल्दी। यही पूछ रहा था कि मैं स्पैनिंग ट्री की वजह से पोर्ट अप नहीं हुई ना अब तक, मतलब क्या ये पूछूंगा मैं, बताऊं कि स्पैनिंग ट्री की वजह से पोर्ट अप नहीं, बताओ क्यों, ऐसा थोड़ी होगा। मैं कह रहा हूँ पोर्ट अप क्यों नहीं हो रही, तो उसका रीजन क्या था, पुराना स्पैनिंग ट्री, वो तो टाइम लेगा।
ठीक, तो सिस्को ने कहा कि यार देखो, आपके पास लूप जो क्रिएट हो सकता है वो किसकी वजह से हो सकता है? ट्रंक पोर्ट्स की वजह से। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जहां आपने पीसी कनेक्ट किया है वहां लूप क्रिएट हो जाए? क्या हो सकता है कि यहां से जो पैकेट इस पीस को मिले ये वो वापस भेज दे ब्रॉडकास्ट? क्या ऐसा पॉसिबल है कि पोर्ट नंबर 2 जो है, यहां से जो ब्रॉडकास्ट पीसी को मिली, पीसी वो ब्रॉडकास्ट वापस भेज रहा है स्विच को? नहीं है ना, कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो सिंगल एज डिवाइस है भाई, एंड डिवाइस, सॉरी एंड। ठीक, ट्रंक में हो सकता है कि भाई यहां से मैसेज गया और वो दूसरी पोर्ट से घूम के वापस आ गया, यहां से मैसेज गया घूम के वापस आ गया। एंड डिवाइसेस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिवाइस ब्रॉडकास्ट रिसीव करेगी, रिसीव करके देखेगी मेरे काम की है तो ठीक है, नहीं है तो डिस्कार्ड। वो स्विच को वापस थोड़ी देगी, क्योंकि वो तो एक ही कनेक्शन है। प्रॉब्लम कहां आ रही थी? जहां मल्टीपल कनेक्शन है। ठीक, तो सिस्को ने कहा कि यार ये जो एंड डिवाइसेस हैं इनकी वजह से तो कभी भी लूप क्रिएट नहीं हो सकता। सही, तो इन डिवाइसेस पे स्पैनिंग ट्री का टाइमर जो है वो 50-50 सेकंड के चले, उसका क्या फायदा? मतलब यहाँ पे ये पीसी लगा है, कल को यहाँ पे हो सकता है कि भाई कोई आप वायर से कनेक्ट करके आईपी फोन लगा लें। अब मैं फोन पे किसी से बात कर रहा हूँ, फोन खींचा, पीछे से तार निकल गया, ठीक है, उस टाइम में मैंने खींचा, तार निकल गया। अब मैं तार लगा के 50 सेकंड अगर इंतजार करूंगा तो गुस्सा ही ठंडा हो गया, क्या फायदा? ठीक, वीडियो है, आईपी कैमरा, ठीक, आईपी कैमरे की वायर थोड़ी सी लूज हो रही है, किसी भी वजह से एक्सवाईजी कनेक्टर खराब हो गया है, तो जब भी वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है 50-50 सेकंड की वीडियो गायब। सही, तो बहुत कुछ हो सकता है ना। तो अब सिस्को ने कहा कि यार वो 50 सेकंड का टाइमर जो एसटीपी उस वक्त जमाने में था, वो एंड डिवाइसेस के लिए तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां तो लूप क्रिएट होने का चांस है ही नहीं। तो सिस्को ने कहा भाई एक काम करो, आप स्विच के पास आओ और स्विच से आगे इंटरफेस है ना, ये FA02, इस इंटरफेस को क्या करो, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। सही है, पोर्ट फास्ट इस पे ऑन कर दो। जैसे ही हम इस पे पोर्ट फास्ट ऑन करेंगे तो एक वार्निंग आ गई, और उस वार्निंग में वही कुछ इंग्लिश में लिखा है जो थोड़ी देर पहले मैंने उर्दू में बताया है कि पोर्ट फास्ट कहां होनी चाहिए? ऐसी डिवाइसेस पर जो कि सिंगल होस्ट हो। ठीक, अगर आपने कोई हब या स्विच या ब्रिज किसी ऐसी डिवाइस के साथ आपने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दी, तो वहां पे क्या आ जाएगा? लूप आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये सिर्फ उन पोर्ट्स पे अप्लाई करना है जो एंड डिवाइसेस हैं, जहां पे सिंगल होस्ट कनेक्ट है, जहां स्पैनिंग ट्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां लूप क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर है ये? अब मैंने चूंकि पोर्ट नंबर 2 को पोर्ट फास्ट कर दिया, तो अगर ये पोर्ट शट डाउन हो जाती है, वही तार हिल गया, ठीक, और उसके बाद नो शट डाउन हो जाती है, फौरन अप इस पे स्पैनिंग ट्री चलेगा ही नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं चलेगा। मतलब RSTP में भी आप ये काम कर सकते हो पोर्ट फास्ट का, ठीक है, क्योंकि RSTP भी 3 से 5 सेकंड ले रहा है, ये तो 1 सेकंड भी नहीं लेगा, क्योंकि स्पैनिंग ट्री डिसेबल एक तरह से। ठीक, समझ आई कहानी? मसला तो नहीं है भाई कोई ऑनलाइन में? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? जी तो सर। ये पोर्ट फास्ट हो गया। अब कल को ये हो सकता है कि भाई मैंने तो इस पोर्ट को पोर्ट फास्ट कर दिया था, पोर्ट नंबर 2 को, मैं तो चला गया, दूसरा बंदा आया, उसको नहीं पता था ये पोर्ट फास्ट है, उसको ना, जब ये जो स्विच कनेक्ट था, ये किस पे कनेक्ट था? 1 पे। इसमें कोई इश्यू आया, उसने ऐसी टेस्टिंग के लिए 1 से केबल निकाल के 2 पे लगा दी स्विच वाली,
लूप बन सकता है मतलब जरूरी नहीं है बन जाए, मतलब लूप बन सकता है, क्योंकि वो पोर्ट जो है उस पर डिस्पेंडिंग ट्री एक तरह से क्या है, डिसेबल है। ठीक, तो इसलिए सिस्को ने कहा कि अगर ये काम करो, ये सिस्को कर रहा है, पोर्ट फास्ट भी सिस्को है, एग्जैक्टली एक तरह से स्पैनिंग ट्री डिसेबल हो गया। तो अब अगर वहां पे आपने ट्रंक श्रंक लगा दी या कोई स्विच लगा दिया तो लूप बनने के चांसेस बन जाएंगे। तो सिस्को ने कहा एक काम करो कि ऐसी गलती से बचने के लिए हाथ के हाथ वहां पे क्या करो, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल, हाथ के हाथ एक बीपीडीयू गार्ड भी बिठा दो। ये बीपीडीयू गार्ड क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट पे अगर एंड डिवाइस कनेक्ट होगी तो एंड डिवाइस कभी बीपीडीयू भेजेगी नहीं, क्योंकि एंड डिवाइस के बाद स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल थोड़ी है। लेकिन अगर स्विच कनेक्ट हो गया कोई, तो वो बीपीडीयू भेजेगा, क्योंकि स्विचेस के पास क्या होता है, स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल। तो हाथ के हाथ यहाँ बीपीडीयू कार्ड भी इनेबल कर दो कि अगर बीपीडीयू रिसीव हो जाए फौरन पोर्ट को ब्लॉक कर दो, ताकि लूप क्रिएट ना हो। ठीक, तो अगर आप पोर्ट फास्ट कर रहे हैं तो पोर्ट फास्ट के साथ दूसरा काम क्या करते हैं, हाथ के हाथ बीपीडीयू गार्ड भी इनेबल कर देते हैं, ताकि अगर गलती से भी कोई उस पोर्ट फास्ट वाली पोर्ट पर कोई ट्रंक पोर्ट लगा दे, ट्रंक केबल लगा दे, किसी स्विच की केबल लगा दे, तो क्या हो, गार्ड बैठा हुआ है, वो गार्ड फौरन उसको ब्लॉक कर दे ताकि वहां पे लूप ना आए। ठीक, क्लियर है ये हो गई पोर्ट फास्ट और बीपीडीयू गार्ड की कहानी, और ये सिस्को के मेथड है दोनों, और ये कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने कर दी अभी। ठीक, क्लियर है यहाँ तक बातें? अगर यहाँ तक आपके जहन में चीजें क्लियर हैं और हमारे पास टाइम है, तो एक टॉपिक जो है वो हम और कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक ज्यादा बेहतर ये है कि मैं एक तरह से 02 के साथ लिख दूं कि यहाँ पर क्या है, पोर्ट फास्ट भी है और बीपीडीयू गार्ड भी है। ठीक, ताकि कल को अगर ये टोपोलॉजी देखें आप तो आपको याद हो कि यहाँ पोर्ट फास्ट और बीपीडीयू गार्ड भी था। तो ये जो कंपनी में स्विचेस वगैरह लगे हुए हैं, जैसे हमारे डेटा सेंटर में स्विचेस लगे हुए हैं, तो उन पे भी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, पोर्ट फास्ट, ये गार्ड इनेबल। जरूरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर करना चाहे तो कर सकता है, ना करे तो बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। बाय डिफॉल्ट नहीं होती। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट थोड़ी है, बाय डिफॉल्ट थोड़ी उसे पता है कि आप पोर्ट नंबर 2 पे पीसी लगा रहे हो या स्विच लगाओगे कल को। तो बाय डिफॉल्ट थोड़ी स्विच में कॉन्फ़िगर हुआ आएगा पोर्ट फास्ट। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जिन पोर्ट्स पर सिंगल यूजर लगाया हुआ है आप उन्हें पोर्ट फास्ट करें और उस पर बीपीडीयू गार्ड भी इनेबल करें, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह वीलैन पर वीलैन स्पैनिंग ट्री में बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था कि भाई वो सारे वीलैंस के लिए ब्लॉक कर रहा था। ये तो हमने चेंज किया ना कि इसे रूट स्विच बनाएंगे तो फिर वो हमारी लोड बैलेंसिंग होगी। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता, ये सब करना होता है। तो इसको मैं सेव एज करता हूँ, STP PVST पोर्ट फास्ट। ठीक, 3 चीजें लिख दी मैंने, बीपीडीयू गार्ड तो उसके साथ ही है। और अब मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल जो है वो ओपन करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास चूंकि स्विचेस ही चल रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, कोई इस टॉपिक में इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी देर से हम यही बातें कर रहे हैं। सही, इस टॉपिक में क्या है कि इस टॉपिक में हमने कहा कि S1 S2 और इनके दरमियान ये 2 कनेक्शंस। ठीक, वही पुरानी वाली टोपोलॉजी जिसपे हमने क्या शुरू किया था, स्पैनिंग ट्री। और हमने इनको नाम देने हैं कि ये क्या है हमारे पास, S1
और ये हमारे पास क्या है, S2। सही। अच्छा, S1 और S2 में क्या हो रहा है कि अब ये पोर्ट ब्लॉक हो गई इधर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रूट स्विच बना और ये पोर्ट फॉरवर्ड हो गई, रूट पोर्ट बनी और ये ब्लॉक हो गई ताकि लूप ना आए। स्पैनिंग ट्री अपना काम कर रहा है। अब स्पैनिंग ट्री अपना काम कर रहा है और सब कुछ बेहतरीन है, हमें लग रहा है। मगर एक प्रॉब्लम क्या थी कि भाई अब लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, ये जो दूसरा लिंक है ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक, चाहे हम कुछ भी कर लें, अनटिल, सिर्फ कैसे हो सकता है, हाँ, कि हमारे पास मल्टीपल वीलैन्स हो और हम हर वीलैन के साथ खेलें कि इतने वीलैन के लिए ऊपर वाली रूट पोर्ट, इतने वीलैन के लिए नीचे वाली रूट पोर्ट, तो ये सब कुछ होगा। सही, और वो भी सिर्फ कहाँ चलेगा, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री सिस्को में। अगर मेरे पास नॉन सिस्को डिवाइसेस हैं तो मेरे पास लोड बैलेंसिंग नहीं मिलेगी मुझे। और वीलैन्स नहीं है अगर मल्टीपल, सिस्को भी है लेकिन मल्टीपल वीलैन नहीं है, मैं एक ही वीलैन पे पूरा नेटवर्क चला रहा हूं, तो भी मुझे लोड बैलेंसिंग नहीं मिलेगी। ठीक, तो एक सॉल्यूशन आया। उस सॉल्यूशन में कहा गया कि यार अब एक काम करो कि आप जो है वो किसी तरह से इन दो पोर्ट्स को और इन दो पोर्ट्स को बंडल कर दो। यानी कि अभी स्विच को क्या लग रहा है कि मुझे जो पोर्ट नंबर 1 से डाटा मिलेगा उसे मुझे पोर्ट नंबर 2 पे वापस भेजना है, और यहाँ इस S1 को क्या लग रहा है कि जो पोर्ट नंबर 2 से मुझे ब्रॉडकास्ट मिल से वापस भेजनी है। किसी तरह आप स्विच को कह दो कि नहीं भाई, ये दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं है तुम्हारे पास, FA01 और FA02, बल्कि ये दोनों जो है वो मिलकर एक सिंगल पोर्ट बन रही है, पोर्ट 1 फॉर एग्जाम्पल। क्या हो रहा है, ये पोर्ट 1। ठीक, इसी तरह इसको भी मैं क्या कह दूंगा कि ये क्या है, एक सिंगल पोर्ट, पोर्ट 1। ये दो अलग अलग पोर्ट्स नहीं है। तो क्या होगा कि जब पोर्ट 1 पे डाटा रिसीव होगा S2 को, तो क्या वो वापस भेजेगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए ये क्या होगा, ये एक सिंगल पोर्ट। सिमिलरली जब S1 को मिलेगा तो वो भी वापस नहीं भेजेगा, तो लूप क्रिएट होना खत्म हो गया। अब ये लॉजिकल अगर हम ग्रुपिंग करेंगे इन दोनों पोर्ट्स की या बंडलिंग करेंगे तो वो कैसे होगा, उसके लिए जो मेथड है वो मेथड कहलाता है पोर्ट एग्रीगेशन, या उसका दूसरा नाम है ईथर चैनल। ठीक, हम जैसे ही ये मेथड इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें नजर आएगा कि दोनों पोर्ट जो है वो एक सिंगल ग्रुप का पार्ट हो गई, और स्पैनिंग ट्री जो है उसको धोखा दे देंगे हम कि स्पैनिंग ट्री को लगेगा कि ये 1 और 2 दो अलग अलग पोर्ट नहीं है बल्कि ये एक सिंगल पोर्ट है। इसी तरह S2 में भी यही लगेगा कि ये दो अलग अलग पोर्ट नहीं है, ये एक सिंगल पोर्ट है। तो जब पोर्ट 1 से BPDU गया, यहाँ इसकी पोर्ट 1 पे आया, तो पोर्ट 1 से वापस नहीं आएगा, वो दूसरी पोर्ट पे चला जाएगा। तो स्पैनिंग ट्री को लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे लूप क्रिएट हो रहा है। सही, ये काम हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें अंदाजा होगा ज्यादा बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि आखिर ये कैसे हो रहा है। S1, S1 और S1 को आके हमने क्या कहना है कि भाई तुम्हारी दो पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी, FA01 और 2। पहले रेंज लिखना जरूरी है। इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे चैनल ग्रुप, मुझे इनको एक ग्रुप में डालना है। ठीक, अच्छा, ग्रुप जो है वो कह रहा है कि आप कितने बना सकते हो, 6 बना सकते हो। मैंने कहा अभी तो मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ इन दो पोर्ट्स का। कौन कौन सी पोर्ट्स का, 1 और 2। ठीक है, FA01 FA02 इन दोनों का। और इसका मोड जो है वो मैंने कर दिया ऑन, आसान। एक सिंगल कमांड दी है, चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन, दोनों इंटरफेसेस सिलेक्ट करके दोनों एक ग्रुप में आ गए। ठीक,
S2 के पास आया, इनेबल, पहले तो नाम चेंज कर दूं, S2 S2 ठीक। और इंटरफेस रेंज, कौन कौन से इंटरफेसेस, 1 और 2, और चैनल ग्रुप 1 मोड ऑन। ठीक, जैसे ही मैंने ये किया, अब मजे की बात देखना कि चारों पोर्ट जो है वो अप होंगी, कोई भी ब्लॉक नहीं होगी। ठीक, चारों अप होंगी, कोई भी ब्लॉक नहीं होगी। और जो हमने कहा था कि स्पैनिंग ट्री को धोखा मिलेगा, तो वो धोखा कैसे मिलेगा कि जब हम स्पैनिंग ट्री से पूछेंगे हाँ क्या चल रहा है, तो वो कहेगा भाई P01 है, सिर्फ एक ही इंटरफेस है, दूसरा कोई है ही नहीं जिसे मैं ब्लॉक करूं। तो मैं इसे लर्निंग में ले आया, लर्निंग के बाद मैंने फॉरवर्ड कर दिया। S2 को भी यही लग रहा है और S1 को भी यही लगेगा। कि एक सिंगल पोर्ट है और वो क्या है इस वक्त, फॉरवर्ड है, रूट है। क्यों रूट है? क्योंकि ये नॉन रूट स्विच है S1। S2 में उस पोर्ट का स्टेटस क्या होगा, डेजिग्नेटेड, क्योंकि वो रूट स्विच है। मतलब स्पैनिंग ट्री काम कर रहा है, रूट स्विच अभी भी डिसाइड हुआ कि कौन रूट बनेगा, कौन रूट होगा, और जो नॉन रूट होगा उसकी रूट पोर्ट भी बनी है, सब कुछ चल रहा है। मगर लूप क्यों क्रिएट नहीं हो रहा? क्योंकि दो इंटरफेसेस नहीं है अलग अलग, कि एक से फॉरवर्ड हो बीपीडीयू और दूसरे से वापस रिसीव हो, ये नहीं है। समझ आई? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा भाई शो ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग, जाहिर सी बात है जब चारों अप हैं तो इसका मतलब कि दोनों से डाटा जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होगी कि अगर यहां से कोई एक पीसी डाटा भेजे तो क्या वो दो बार जाए? एक बार जाना चाहिए। अब वो फिजिकल तो दो अलग अलग वायर हैं, तो वो ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा, ये कैसे डिसाइड हो? ठीक, और कौन से यूजर के लिए ऊपर से डाटा जाएगा, कौन से यूजर का नीचे से जाएगा? तो उसके लिए कह रहे भाई मैं यूज करता हूं मैक एड्रेस, सोर्स मैक। ईथर चैनल का जो लोड बैलेंसिंग ऑपरेशनल स्टेट है वो क्या आ रही है, सोर्स मैक। मैं क्या करूंगा कि मेरे पास पहला यूजर आया, उसे मैंने ऊपर वाली FA01 के साथ उसका मैक जो है ना बाइंड कर दिया। अब उस यूजर का डाटा हमेशा किससे जाएगा, FA01 से। दूसरा यूजर आया, उसका मैक मैंने FA02 से बाइंड कर दिया, यानी दोनों का डाटा दोनों जगह से नहीं जाएगा। इस तरह तीसरा आएगा ऊपर वाली पोर्ट से, चौथा आया नीचे वाली पोर्ट से, पांचवा आया ऊपर वाली पोर्ट से, छठा यूजर आया नीचे वाली पोर्ट से। सब जो है वो 1 बाय 1 बाइंड होते जाएंगे। तो अगर 10 यूजर है तो 5 ऊपर वाला लिंक यूज करेंगे, 5 नीचे वाला लिंक यूज करेंगे, हो गई लोड बैलेंसिंग। सिमिलरली ये वाला जो स्विच है ये भी यही करेगा कि इसके पास जो यूजर्स होंगे, ठीक है, उनको इसी तरह बाइंड करेगा। और यहाँ जब जाहिर सी बात है इस पोर्ट से यहाँ से रिसीव होगा तो ये भी उसकी बाइंडिंग कर लेगा हर यूजर की। हमने कहा था ना मैक टेबल में स्टोर होती हैं चीजें, तो ईथर चैनल का भी एक टेबल बन जाएगा और उस टेबल में स्टोर हो जाएगा कि कौन सा यूजर जो है वो किस पोर्ट से उसका डाटा इंडिया रिसीव होगा। मतलब 50 यूजर्स का डाटा ऊपर वाले लिंक से, 50 का नीचे वाले लिंक से, दोनों यूज हो गया मेरे फास्ट इंटरनेट, और कुछ भी ब्लॉक नहीं हुआ। ना मुझे कोई वीलैन की सेटिंग वेटिंग छेड़नी पड़ेगी, ना कुछ। मल्टीपल वीलैंस भी है तब भी ऐसा ही होगा, सिंगल वीलैन है तब भी ऐसे ही होगा। तो ईथर चैनल ने जिंदगी आसान कर दी बहुत ही। और कोई लंबी चौड़ी कमांड नहीं, एक सिंगल कमांड दी हमने दोनों जगह और कॉन्फ़िगरेशन हो गई। मगर ईथर चैनल ने जिंदगी तो आसान की, थोड़ी सी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा। पहली रिस्ट्रिक्शन तो है टोपोलॉजी।
ईथर चैनल सिर्फ इस टोपोलॉजी पे काम करेगा जहां पे दो स्विचेस आमने सामने डायरेक्टली कनेक्टेड हैं मल्टीपल लिंक्स के थ्रू। इस टोपोलॉजी पे काम नहीं करेगा वो जो हमने ट्रायंगल वाली बनाई थी। ठीक, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि दोनों पोर्ट्स अलग अलग स्विच का पार्ट है, तो उनकी बाइंडिंग नहीं हो सकती। ठीक, तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है? टोपोलॉजी, कि भाई सिर्फ ये टोपोलॉजी जो है ये काम करेगी। फिर इसके अलावा और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये जो पोर्ट्स हैं इनकी बैंडविड्थ सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ फास्ट ईथरनेट हो तो फास्ट ईथरनेट हो। सर हम स्विच का अगर दो हाँ बिल्कुल, और सब पे ईथर चैनल करें, बिल्कुल हो सकता है। और ये होता है, बहुत ज्यादा कॉमन यूज है ईथर चैनल। सबसे कॉमन जो है वो नेटवर्क्स में ईथर चैनल है, क्योंकि हमेशा आपके पास लैन में, इवन क्या कहते हैं, देखा जाए तो वैन में भी मल्टीपल आपके पास जो है वो होते हैं। और ईथर चैनल की भी दो टाइप्स हैं। हम कह रहे हैं अभी ये लेयर 2, एक होता है लेयर 3 ईथर चैनल। वो लेयर 3 ईथर चैनल बनता है राउटर्स के बीच में या लेयर 3 डिवाइसेस के बीच में। ठीक, तो बहुत कॉमन है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि मल्टीपल पोर्ट्स को आपने लॉजिकली ग्रुप करना है, और वो सिर्फ इस टोपोलॉजी में पॉसिबल है। यानी अगर लेयर 3 भी बनेगा तो यहाँ कोई लेयर 3 डिवाइस, यहाँ कोई लेयर 3 डिवाइस, और उनके दरमियान डायरेक्ट लिंक्स हो मल्टीपल। ठीक है, अच्छा, अब हम ईथर चैनल की थ्योरी जो है वो डिस्कस करते हैं। और वो डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए ताकि मेरे टॉपिक यहाँ आकर पेस्ट हो सके। ठीक, तो ईथर चैनल की थ्योरी में क्या लिखी है? मैंने कहा कि भाई लॉजिकल बंडलिंग मल्टीपल फिजी पोर्ट्स की एक चैनल ग्रुप में। एक लिमिटेशन ये 8 पोर्ट्स वाली है, मतलब जो पोर्ट चैनल हमने ग्रुप बनाया ना, चैनल ग्रुप 1, तो एक ग्रुप में मैक्सिमम 8 पोर्ट्स हो सकती है। जैसे अभी हमने कितनी पोर्ट्स का बनाया है? 2 पोर्ट्स का। ठीक, तो इस तरह अगर आपके पास यहाँ 8 पोर्ट्स हैं तो उन 8 का आप जो है वो एक चैनल ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन अगर 10 होंगी तो 10 का नहीं बनेगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 8। ठीक, सिमिलरली दोनों तरफ, एक तरफ गीगा है दूसरी तरफ भी गीगा, एक तरफ जो वीलैंस है दूसरी तरफ भी वही वीलैंस होने चाहिए, एक तरफ जो एसटीपी का वर्जन है दूसरी तरफ भी वही होना चाहिए। हाफ डुप्लेक्स है तो हाफ डुप्लेक्स, मतलब कि एक तरह से दोनों तरफ क्या हो, चीजें आइडियल हो। तो अक्सर ऐसा होता है कि सेम टाइप के जो स्विचेस है ना वो यूज किए जाते हैं ताकि ये ईथर चैनल की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, थोड़ी सी ये भी रिस्ट्रिक्शन है। और लोड बैलेंसिंग मैकेनिज्म हमने देख लिया, बाय डिफॉल्ट क्या है? मैक एड्रेस। ठीक, उसके बाद हमने ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली और हम समझे कि ईथर चैनल का टॉपिक खत्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिस्को ने, इवन ओपन स्टैंडर्ड ने, दोनों ने कहा इतना आसान क्यों रखें हम। उन्होंने ये काम किया। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने 2 प्रोटोकॉल्स बना दिए। अभी हमने ईथर चैनल कैसे कॉन्फ़िगर किया? मैनुअल, कि सीधा FS01 FS02 मोड ऑन, और वो ऑन हो गया। ईथर चैनल ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक, और हमने चेक भी कर लिया। अच्छा, चेक करने में हमने ये किया कि हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या चेक किया कि स्पैनिंग ट्री को क्या लग रहा है। इसके अलावा शो ईथर चैनल की अपनी कमांड्स भी हैं, मतलब हम वो भी देख सकते हैं। शो ईथर चैनल समरी, तो इसने समरी में दिखा दिया कि भाई ये पोर्ट 1 बनी है और इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स हैं? ये 2 पोर्ट्स हैं। और ये जो कोड लिखे हैं S और U,
इनका मतलब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कहीं पे, एस का मतलब है लेयर 2 और यू का मतलब क्या है, इन यूज, कि हम इसे यूज कर रहे हैं अभी। ठीक, इसी तरह आप शो ईथर चैनल डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर समरी के। तो वो बता रहे, कह रहे एक ग्रुप 1 है, उस ग्रुप 1 जो है वो लेयर 2 है, और 2 पोर्ट से अभी मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। पोर्ट चैनल 1 है और मैक्सिमम पोर्ट चैनल अभी भी 1 ही है, लेकिन प्रोटोकॉल कोई यूज नहीं हुआ। तो मैनुअल काम जो है वो हो रहा था आसान। तो सिस्को ने कहा हम भी प्रोटोकॉल बनाएंगे PAGP, और ओपन स्टैंडर्ड वालों ने कहा हम भी प्रोटोकॉल बनाएंगे LSEP। मैनुअल के बजाय आप प्रोटोकॉल यूज करो। सही, मतलब बजाय नहीं, ऑप्शन दे दिया कि आपकी मर्जी, आप मैनुअल यूज करो या प्रोटोकॉल यूज करो। अब प्रोटोकॉल में मोड्स आ गए, वही डिजायरेबल, ऑटो। अगर दोनों तरफ ऑटो रखा तो ईथर चैनल नहीं बनेगा, एक तरफ ऑटो रखना होगा, एक तरफ डिजायरेबल। इस तरह इन्होंने भी वही 2 मोड्स रखे, एक्टिव पैसिव। दोनों तरफ पैसिव रखेंगे तो नेगोशिएशन नहीं होगी, एक तरफ एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। कि एक लाइन के बजाय 2 लाइंस हो गई, कि पहले प्रोटोकॉल बताओ, फिर उसको मोड बताओ कि ऑटो रखना है या डिजायरेबल रखना है। इस तरह यहाँ पे भी पहले प्रोटोकॉल बताओ, फिर उसे क्या बताओ, यानी कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्लेक्स हो गई, और आपके पास ये मोड्स का भी चक्कर आ गया, और 2 ऑप्शंस आ गए कि या तो सिस्को का प्रोटोकॉल यूज कर लो अगर सिस्को के स्विचेस हैं, अगर ओपन स्टैंडर्ड है तो LSEP कर लो। तो सवाल क्या उठता है यहाँ पे, सवाल ये उठता है कि यार जब एक चीज इतनी आसान थी कि हमारे पास जो है वो आराम से पोर्ट जो है ना चैनल ग्रुप कॉन्फ़िगर हो रहा था, तो उसके लिए प्रोटोकॉल बनाने की क्या जरूरत। जो काम मैनुअली भी कोई इतना मुश्किल नहीं था, उसके लिए प्रोटोकॉल बनाने की क्या जरूरत, प्रोटोकॉल से ऐसा क्या अनोखा हो जाएगा। सही, तो बेसिकली प्रोटोकॉल से क्या होगा, ये समझने के लिए 10 मिनट का टाइम मेरे पास है ये समझाने के लिए, तो मैं यहाँ PC रख के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये PC आया, और PC आ गया यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 पर। सही, अब कल को क्या हुआ, वही कहानी कि भाई कोई बंदा आया, छेड़छाड़ की उसने, और ये केबल यहां से डिस्कनेक्ट करके पोर्ट नंबर 3 इससे यहां से निकाल के पोर्ट नंबर 2 से, और वो इस केबल को कहाँ ले गया, यहाँ, और ये PC भी उसने निकाल दिया। ठीक, समझ आई बात, क्या किया उसने, 2 से निकाली केबल और 3 में लगा दी। इवन 3 जो है ना उस पे से PC भी हटा ही दूं ना मैं, क्या जरूरत है PC की, क्यों लाया था मैं PC को बिला वजह। डिलीट, डिलीट कैसे होगा भाई, इतनी देर में ख्याल आया ऐसे डिलीट करने का। ठीक है, तो ये भी हटा दूं, क्रॉस फजूल है। ठीक, तो उसने क्या किया कि केबल जो है वो यहाँ से पोर्ट नंबर 2 से निकाल के किस में लगा दी, पोर्ट नंबर 3 में। ये पोर्ट नंबर 3 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो अब क्या होगा, कैसे, वो तो बंडल है अभी दोनों। ठीक, यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 है ये बंडल में शामिल नहीं है। ठीक है, जब S1 से पैकेट आएगा तो वापस घूम के जाएगा। सही, अच्छा, S1 से पैकेट आया, वापस घूम के गया, तो S1 को क्या लगेगा कि यहाँ पे लूप बन रहा है, तो S1 क्या करेगा, नहीं, S1 जो है वो क्या कहते हैं, S2 से कहेगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप बन रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। हम रूट स्विच बनाए, रूट पोर्ट बनाए, और किसी पोर्ट को ब्लॉक करें, उसके लिए सिलेक्शन होता है ना, पूरा प्रोसेस होता है। मगर S2 वो जब यहां से डाटा भेज रहा है, तो क्या S2 को वापस मिल रहा है, नहीं। इवन जब वो पोर्ट 3 से भेज रहा है,
तो भी वापस नहीं मिल रहा, क्योंकि S1 पे तो ये दोनों बंडल है। यानी S2 कहेगा कि भाई मैं तो भेज रहा हूं BPDU, मुझे वापस नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब कि यहां कोई लूप क्रिएट नहीं हो रहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सही। तो S2 कहेगा मैं तो नहीं कर रहा ब्लॉक। S2 क्या कहेगा, मैं ब्लॉक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब अपना BPDU भेज रहा हूं मुझे वापस नहीं मिल रहा, इसका मतलब लूप नहीं है। और इस झगड़े के दौरान क्या होगा, लूप क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि S1 को तो वापस मिला है, वो वापस, ठीक है, एग्जैक्टली तो वो मानेगा ही नहीं ना ब्लॉक करने के लिए S2, तो लूप क्रिएट हो सकता है। तो मैनुअल में क्या प्रॉब्लम है कि चूंकि अगर ये पोर्ट, ये केबल अब नॉन बंडल पोर्ट पे लग गई, सही। प्रोटोकॉल में क्या होगा, प्रोटोकॉल है लैंग्वेज। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं चीजें, ठीक। तो प्रोटोकॉल में क्या होगा कि जब आप इस केबल को निकाल के कोई यहां लगाएगा ना, ठीक, तो S2 फौरन उसे खबरदार कर देगा कि भाई मेरे पास जो है वो बंडल ब्रेक हो गया है। तो S1 क्या करेगा कि वो भी अपना बंडल ब्रेक कर देगा, यानी अपनी ये दोनों पोर्ट्स क्या करेगा, ग्रुप से निकाल देगा बाहर प्रोटोकॉल की वजह से, और फिर लूप क्रिएट नहीं होगा। यानी मैनुअल ईथर चैनल आप वहां यूज करें जहां आपको पता है कि 100% कभी कोई इन केबल से छेड़छाड़ नहीं करेगा, वहां आप मैनुअल यूज कर लें। लेकिन जहां ये छेड़छाड़ होने का डर हो तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आपको लूप से बचाएगा। बताया तो मैंने अभी दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक सिस्को का, एक ओपन स्टैंडर्ड। तो वो आप प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई होगा ना, अभी अप्लाई थोड़ी हुआ हुआ। अभी हमने जो ईथर चैनल लगाया है वो कौन सा लगाया है, मैनुअल, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, हम प्रोटोकॉल अप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या चेंज आया। अच्छा, चेंज कुछ नहीं आएगा, चेंज सिर्फ इतना आएगा अभी जो बजाहिर हमें, कि यहाँ पर ना प्रोटोकॉल का नाम आ जाएगा, ठीक, इस तरह यहाँ भी प्रोटोकॉल का नाम आ जाएगा। बाकी सब चीजें सेम रहेगी, बाकी ईथर चैनल वैसे ही काम करेगा कि दोनों ग्रुप होंगे और क्या कहते हैं दोनों पोर्ट्स जो हैं वो बंडल होंगी, ठीक है, वही दो पोर्ट्स होंगी, 8 मैक्सिमम अलाउ हैं, वही लेयर 2 होगा, सब कुछ वैसा ही होगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, प्रोटोकॉल का नाम आ जाएगा। तो मैं S1 के पास आया और S1 से आके मैंने क्या कहा कि भाई आपके दो इंटरफेस हैं जिन पे मैंने मैनुअल ईथर चैनल ऑन किया था, अब मैं उसे ऑफ कर रहा हूं, नो। तो पहले मैनुअल को ऑफ करेंगे फिर प्रोटोकॉल ऑन करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसे नो किया, अब बंडल ब्रेक हो जाएगा S1 का। यही काम मुझे कहाँ करना चाहिए, S2 पर। तो S2 को मैंने और कहा कि भाई आपके भी दो इंटरफेस थे, FA01 और 2, और वहां मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, एक चैनल ग्रुप 1 बनाया था और उसका मोड ऑन रखा था, चैनल डैश ग्रुप 1, ठीक। तो ये भी अप डाउन होगा और अप डाउन होने के बाद अब ईथर चैनल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, जैसे ईथर चैनल ब्रेक होगा, खत्म किया हमने ईथर चैनल, तो अब स्पैनिंग ट्री को क्या लगेगा कि दो अलग अलग पोर्ट्स हैं और उसने एक को ब्लॉक कर दिया, ठीक। अब हम क्या करें, प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करें। तो फिर हमें दोनों इंटरफेस सिलेक्ट करने होंगे, 1 और 2, सॉरी 2 और 2 नहीं, 1 और 2, ठीक। और 1 और 2 को क्या बताना होगा, चैनल 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 प्रोटोकॉल, कि अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं, प्रोटोकॉल। अब हम मैनुअल वाला नहीं कर रहे, बल्कि हमें प्रोटोकॉल यूज करना है। उसने कहा कौन सा, दो हैं, LACP या PAGP। हमने कहा हम तो अमीर है, हमारे पास सिस्को के स्विच हैं, तो हम सिस्को वाला यूज करेंगे, PAGP, ठीक। तो हमने PAGP सिलेक्ट कर लिया। अब हमें अगेन क्या बताना है, चैनल ग्रुप। अच्छा, ग्रुप नंबर जो है ना, उसमें भी क्लियर कर दूं
कि मैं यहाँ पर अभी यूज कर रहा हूँ 1, आप 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह सामने S2 पर भी ग्रुप नंबर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ 1 यूज किया, वहां 2 यूज कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट एक ग्रुप का नंबर है। असल तो है कि उस ग्रुप का पार्ट कौन कौन है। ठीक, तो मैंने 1 यूज किया और मोड। अब वो मुझे कह रहा है भाई 5 मोड है, सॉरी। पहले हमने कौन सा यूज किया था, ये वाला ऑन था मैनुअल ईथर चैनल के लिए। ठीक, अब वो कह रहा है भाई आपके पास ये ऑटो डिजायरेबल है। ऑटो डिजायरेबल किसके लिए है, सॉरी, ऑटो डिजायरेबल, यार इसका माउस थोड़ा मसला कर रहा है। ऑटो डिजायरेबल किसके लिए, पीएजीपी के लिए। इस तरह एक्टिव पैसिव किसके लिए है, एलएसीपी के लिए। तो हमने कौन सा प्रोटोकॉल चूज किया है, पीएजीपी। तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, ऑटो या डिजायरेबल। तो हम एक तरफ ऑटो देते हैं, दूसरी तरफ डिजायरेबल, या दोनों तरफ डिजायरेबल। लेकिन अगर दोनों तरफ ऑटो किया तो ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। ठीक, तो एक तरफ हमने कर दिया भाई ऑटो, इवन दोनों तरफ भी डिजायरेबल कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। S1 पे और S2 पे आए, क्या करना होगा मुझे S2 पे, ना ना ना, पहली कमांड क्या देनी होगी, पोर्ट तो हो गई सिलेक्ट, पोर्ट सिलेक्ट हो गई, कॉन्फ़िग इफ रेंज। जब हम कॉन्फ़िग इफ रेंज में, इसका मतलब हमारी वो दोनों पोर्ट्स सिलेक्टेड है, ऊपर सिलेक्टेड थी ना। अब क्या कमांड देनी होगी, क्या बताना होगा पहले, हाँ भाई पहले क्या कमांड आएगी, क्या बताएं पहले, चैनल प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, के प्रोटोकॉल यूज करना चाह रहे हैं और कौन सा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या बताएंगे, प्रोटोकॉल, और कौन सा यूज किया था हमने, पीएजीपी। ठीक, अब बताएंगे ग्रुप, कि भाई एक ग्रुप बनाओ और उसका मोड क्या कर लो, डिजायरेबल, क्योंकि दूसरी तरफ हमने क्या किया था, ऑटो। तो अगर यहाँ भी ऑटो कर दिया तो चैनल, ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पीएजीपी कर दिया। अब थोड़ी देर में हमें इफेक्ट नजर आएगा। थोड़ी देर में क्यों नजर आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, एसटीपी पुराना वाला। अगर हम चाहें यहाँ पे हाथ के हाथ, तो क्या कर सकते हैं, स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड। ठीक है, तो S2 को भी रैपिड कर दिया और S1 को भी रैपिड कर देते हैं। वैसे तो अब हमने सब कुछ कर ही लिया था, अब रैपिड करने का क्या फायदा, लेकिन कर देते हैं फिर भी। तो रैपिड करने से चीजें फौरन अप हो जाएंगी। अब अच्छा, अब हमारे पास जब हम करेंगे शो स्पैनिंग ट्री, तो स्पैनिंग ट्री को क्या मिल रहा है, धोखा, कि 2 पोर्ट्स नहीं है, एक सिंगल पोर्ट है। और जब हम ईथर चैनल से पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या स्टेटस है, तो ईथर चैनल ने कहा भाई वही स्टेटस है कि आपके पास जो है वो एक चैनल ग्रुप है, पोर्ट 1 है, उसमें ये 2 पोर्ट्स हैं, बस प्रोटोकॉल आ गया। अब कि अब ये सारा काम कैसे हुआ है, प्रोटोकॉल के थ्रू। यानी अब कंटिन्यूसली ये दोनों स्विचेस एक दूसरे से कोई बात कर रहे हैं और एक दूसरे को अपडेट कर रहे हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स बंडल में है, कौन सी नहीं है। एक दूसरे को हेलो भेज रहे होंगे, जो दोनों पोर्ट्स हैं, दोनों पोर्ट से हेलो जा रहा होगा, ताकि अगले वाले को पता चले कि सामने वाली पोर्ट अभी क्या है, बंडल में है, क्योंकि हेलो मिल रहा है। जब हेलो नहीं मिलेगी तो वो समझ जाएगा कि ये पोर्ट अब बंडल में नहीं है। ठीक, तो पहले मैनुअल में क्या, एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ने बता दिया तो बस काफी है। ठीक, इसी तरह अगर हम वो देखें, क्या देखें, शो ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग, तो लोड बैलेंसिंग कैसे हो रही है, वही मैक एड्रेस की बेस पे। यानी सब काम वैसे ही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, प्रोटोकॉल। ठीक, और प्रोटोकॉल क्यों आया, नहीं, हाँ, मतलब अगर आप कोई बंडल से चेंज कर दे चीजें और लूप क्रिएट होने के चांसेस बन जाए किसी भी तरह से, तो वो रुक जाए, क्योंकि लूप ऐसी चीज है, उसको रोकना है आपने हर हाल में। तो कहीं भी आप गलती के चांसेस नहीं छोड़ सकते, इसीलिए वहां पे पोर्ट फास्ट के साथ बीपीडीयू गार्ड बिठाया
कि अगर वहां भी गलती हो तो लूप क्रिएट ना हो। लूप जो है ना वो स्विच के लिए तबाही है। ठीक, बिल्कुल। लूप जहां आपका क्रिएट हुआ, क्योंकि लूप का मतलब है कि एक ही ब्रॉडकास्ट बार बार जो है ना वो रिपीटेडली बहुत ज्यादा चेंज होगी, तो इवन वो हार्डवेयर लेवल का इशू क्रिएट कर देता है भाई लूप। स्विच हैंग हो जाएगा क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो लूप जो है ना वो स्विच के लिए तबाही है, तो इसलिए उस लूप को रोकने के लिए आपको सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो अगर ईथर चैनल यूज करें तो कोशिश करें कि प्रोटोकॉल वाल्स के साथ यूज करें ताकि लूप क्रिएट ना हो। इसीलिए प्रोटोकॉल्स बने, दो बने। सिस्को ने अपना बनाया, ओपन स्टैंडर्ड ने अपना बनाया, ताकि आपके पास अगर नॉन सिस्को स्विचेस भी हो तो भी आप प्रोटोकॉल यूज कर सको। हुआवे में, दूसरे स्विचेस में, वहां पे LSCP चलता है। ठीक, क्लियर है ये? जी सर, क्लियर है।